नमस्ते बच्चों। हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 1 के अंतर्गत आज हम शेखर जोशी जी द्वारा रचित शीर्षक गलता लोहा का पूर्ण अध्ययन करेंगे। बच्चों, गलता लोहा एक ऐसी कहानी है जिसमें जातिगत विभाजन पर कई कोणों पे टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मधुर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिशाप बेमानी हो जाता है। ठीक है बच्चों, सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रभावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। ठीक है बच्चों, मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिणी की। इस वृद्धावस्था में उनके कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हसवे की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। ठीक है बच्चों, धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजरे थे। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता यानी पसंदीदा शिष्य था और पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमजोर बच्चों की दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। ठीक है बच्चों, धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। उसकी वजह से उसकी पिटाई रोज होती थी। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना स्वयं होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भर गया रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यानी कहने का तात्पर्य लेखक का यहाँ पे है कि तुम्हारे दिमाग में क्या भर गया है, लोहे का ही भर गया है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम लोहे का कार्य करते हो, इसलिए विद्या कहाँ से आपको आएगी। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने को भी छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उसकी विरासत संभाली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इसके लिए पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मादा मोहन घर लौटता तो
पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। यजमान यानी मेहमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन खचियारों के साथ नदी पार कर रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में बाढ़ आ गई। किसी तरह से घर पहुंचने पर इस घटना के बारे में बंसीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल न भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर पर एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बंसीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। वहां से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसके गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर बंसीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हसुए के फॉल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोली के लोगों का शिल्पकार टोले में उतना उठना बैठना उस वक्त नहीं था। ठीक है बच्चों, कामकाज के सिलसिले में वे बड़े बड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। ठीक है बच्चों, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सज्जन की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। यानी अंतिम पंक्तियों में लेखक का तात्पर्य यह है कि दोनों मित्र इस प्रकार मग्न थे, उन दोनों के बीच कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था और एक पढ़ाई में मग्न था तो दूसरा अपने काम के प्रति। तो इसलिए दोनों की दोस्ती हमेशा बनी रही। धन्यवाद।